भाग 3। चलिए मित्रों, देर न करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो संध्या और सपना ने अपने दोनों सखी को एक एक छोटी कुल्हाड़ी देते हुए कहा, ये अब तुम रखो। वे दोनों उस छोटी कुल्हाड़ी को उन दोनों के हाथों से लेते हुए कहीं, ये किनकी कुल्हाड़ी है? ये तो अपनी नहीं लगती। उनकी बात सुनकर संध्या और सपना ने उनकी बात को बहलाते हुए कहा, सदियों पुरानी है यह कुल्हाड़ी, मैं तुम्हें कल बताऊंगी इस कुल्हाड़ी के बारे में। यह बोलकर वे सभी अपने अपने माथे के ऊपर लकड़ी की गठरी उठाने लगे। उन दोनों सखी ने उस छोटी कुल्हाड़ी को अपने कमर से बांधे हुए गमछे के अंदर छिपा लिया। वे सभी जंगल से निकलकर अपनी अपनी गठरी लिए अपने गांव की ओर जाने लगे। अभी उन सभी ने आधी ही दूरी तय की थी कि अचानक से उन सभी को यह महसूस हुआ कि शायद कोई तो उनका पीछा कर रहा है। उन सभी ने अपने पीछे की तरफ मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी अपने पीछे नहीं दिखाई दिया। उसी रात ठीक 12 बजे जब पूरा गांव रात के सन्नाटे में सोया हुआ था कि तभी अचानक से उस गांव के 2 घरों के दरवाजे खुलते हैं और उस गांव के उन दोनों घर से 2 लड़की अपने घर से बाहर निकलती हैं और वे दोनों ही उसी तालाब की तरफ जाने लगे। दोनों उस तालाब के अंदर नहाने लगती हैं। कुछ देर बाद जब वे दोनों उस तालाब से बाहर निकलती हैं तो उन दोनों के कदम उसी खंडर की दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई उन दोनों को अपने वश में वशीभूत कर लिया हो। उधर उस खंडर के अंदर बैठा वो शख्स अपने मंत्रों का उच्चारण तेज से कर चुका था। उनके सामने अग्निकुंड की अग्नि धधक रही थी। उस अग्निकुंड के बगल में 2 छोटी छोटी मिट्टी की प्रतिमाएं बनी हुई थी। कुछ देर बाद संध्या और सपना वशीभूत हो उस खंडर के पास पहुंच चुकी थी। उन दोनों के खंडर तक पहुंचते ही उस काल केतु ने तुरंत ही अपने हाथ में उन दोनों की मिट्टी की प्रतिमा उठाकर उन प्रतिमा के ऊपर पहनाए गए कपड़े धीरे धीरे उस प्रतिमा के ऊपर से उतारने लगा। उसके बाद उस काल केतु ने उन दोनों का नाम लेकर पुकारा। काल केतु के पुकारते ही संध्या और सपना दोनों ही उस खंडर के अंदर प्रवेश कर गए। दोनों ही वशीभूत होकर अर्धनग्न अवस्था में उस काल केतु के सामने खड़े हो चुके थे। मित्रों, गौर से सुनिएगा, कथा बहुत ही रोचक है। रात के 12 बजे वे चारों बुजुर्ग अपने हाथ में मशाल लिए अपने गांव सही सलामत पहुंच चुके थे। गांव की सीमा के अंदर घुसते ही उसने कपटी द्वारा दी गई ताबीज नुमा चीज रास्ते में ही गिरा दी। वे चारों कौन थे, इस पर अब तक संशय बना हुआ था। वे चारों बुजुर्ग अपने घर के अंदर जाने से पहले कुछ सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने यह तय किया कि वो बाबा तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी ने जरूरी बात कही है, वे सभी गांव वालों को कल सुबह की चौपाल में बताएंगे। यह तय करने के बाद वे चारों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह करीब 7 बजे गांव के बीचों बीच एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे, जहां उस गांव की चौपाल लगती थी, वहां एक शख्स बड़े से ढोल पीटते हुए जोर जोर से कहने लगा, सुनो सुनो सुनो, आज सुबह की चौपाल ठीक 8 बजे लगेगी। गांव के सरपंच आज बहुत महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देने वाले हैं। इस गांव के हर एक घर से किसी न किसी एक सदस्य को इस चौपाल में आना तय किया गया। यह बोलकर उसने एक बार फिर से उस ढोल को जोर जोर से बजाने लगा। कुछ देर बाद उसने एक बार फिर से यही बात पुनः जोर जोर से दोहराई। कुछ ही देर में यह बात कानों कान सारे गांव वालों को पता चल चुकी थी। गांव के सभी लोग दबी जबान से तरह तरह की बातें करने लगे। ठीक 8 बजे उस बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगी। उस चौपाल में उन चारों बुजुर्ग जो पिछली रात तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी से मिलकर आए थे, उनके अलावा उस गांव के हर एक घर से एक वयस्क आदमी उस चौपाल में उपस्थित हुआ। उन चारों बुजुर्गों ने जैसे ही त्रिकाल पुट्टी की बताई गई बातें बतानी शुरू की थी कि अचानक से
एक लड़की वहां आकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। उस चौपाल में उपस्थित सभी की नजरें उस लड़की की तरफ घूम गईं। उस लड़की ने मैले कुचैले कपड़े पहने थे। ऐसा लग रहा था कि वो कितने दिनों से नहाई नहीं हो। उसके बाल खुले और उलझे हुए थे। अचानक से वो जोर जोर से ताली पीटते हुए उछलने लगी और कुछ ही देर में वो नीचे जमीन के ऊपर बैठ गई। उसने अपना सर नीचे जमीन की तरफ झुका लिया था। उसके खुले उलझे बाल नीचे जमीन से जा मिले थे। अचानक से उसने अपना सर धीरे से उठाकर उस चौपाल में उपस्थित सभी लोगों को देखकर घूरने लगी। उस लड़की की भ्रुकुटी तनने लगी थी, आंखें जैसे गुस्से से बड़ी होकर बाहर निकल जाएं। उस लड़की ने जमीन के ऊपर पड़ी एक पेड़ की सूखी टहनी को अपने हाथ में उठाती है और उस टहनी से जमीन के ऊपर लिखने लगती है। अब तक उस लड़की की नजरें उस चौपाल में सभी को घूर कर वहां उपस्थित उन चारों बुजुर्गों को देख कर रुक जाती हैं। उस लड़की की नजरें हरिया के ऊपर पड़ते ही उनका हाथ स्थिर हो जाता है। उस लड़की के हाथ से पेड़ की टहनी छूट जाती है और वो बेहोश हो जाती है। चौपाल में उपस्थित सभी लोगों की नजरें उसी लड़की के ऊपर टिकी हुई थी कि अचानक से एक औरत भागती हुई उस लड़की के पास आती है और उस लड़की को पकड़कर वहां से ले जाने लगती है। शायद वो उस लड़की की मां थी। जैसे ही वो अपने बेटी को वहां से उठाती है, उनकी नजरें जमीन के ऊपर पड़ती हैं, जहां उस लड़की ने पेड़ की टहनी से जमीन के ऊपर कुछ लिखा था। तब तक हरिया उस लड़की के पास पहुंच जाता है। उसके वहां पहुंचते ही जमीन के ऊपर जो भी लिखा हुआ वो अपने आप मिटने लगता। तब तक एक और आदमी वहां उस लड़की के पास पहुंच चुका था। अचानक से हरिया ने उस औरत और उस आदमी से कहा, कितनी दफा तुम्हें कहा है इसे घर में बंद करके रखा करो। बंद ही करके रखा था सरपंच साहब, पता नहीं कैसे अपने आप उनका दरवाजा खुल गया। ठीक है, ठीक है, इसे लेकर जाओ, बहुत जरूरी बात गांव वालों को बतानी है। सरपंच की बात सुनकर वे दोनों अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगे। उन लोगों के जाते ही उस सरपंच के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी। मित्रों, पिछली अमावस की रात के ठीक 1 बजे उस वीरान खंडर के अंदर काल केतु ने जब उन दोनों मिट्टी की बनी प्रतिमाओं के ऊपर से कपड़े को हटाते हुए जोर से आवाज लगाई, संध्या, सपना। काल केतु के इस आवाज से वो पूरा खंडर गूंज उठा था। खंडर के बाहर खड़ी संध्या और सपना काल केतु की आवाज सुनकर अर्धनग्न अवस्था में खंडर के अंदर आकर काल केतु के सामने खड़ी हो गई। उन दोनों को उस अवस्था में देखकर काल केतु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी। काल केतु ने अपने हाथ में थमी मिट्टी की बनी उन दोनों की प्रतिमाओं को जिस थाल से उठाई थी उसी थाल में रख दिया और अपनी जगह से उठा। काल केतु अपनी जगह से उठकर एक कमरे के अंदर जाने लगा। काल केतु के अंदर जाते ही वे दोनों लड़कियां उसी कमरे के अंदर जाने लगी। ठीक 1 घंटे तक काल केतु उन दोनों के साथ उस कमरे के अंदर रहा। उसके बाद काल केतु उस कमरे के बाहर निकला और खंडर से निकलकर बाहर जाने लगा। खंडर के पास ही एक कुआं था। काल केतु उसी कुएं की तरफ जाने लगा। कुएं के पास जाकर उसने रस्सी से बंधी बाल्टी को कुएं के अंदर गिरा दिया। काल केतु रस्सी को खींचकर पानी से भरी बाल्टी निकालने लगा। करीब 4 से 5 बाल्टी स्नान करने के बाद काल केतु पुनः अपने उस खंडर की तरफ जाने लगा। खंडर के अंदर जाते ही एक बार फिर वो अपने उसी स्थान पर जाकर बैठ गया। हवन की अग्नि अब भी धधक रही थी। काल केतु एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण करने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों लड़की उस कमरे से निकलकर उस खंडर से बाहर जाने लगी। इधर काल केतु एक बार फिर उन दोनों मिट्टी की प्रतिमाओं को उठाकर उसे कपड़े पहनाने लगा। एक बार फिर वे दोनों लड़की उस खंडर के प्रांगण से निकलकर उसे तालाब की तरफ जाने लगी, जहां से कुछ घंटे पहले वे दोनों नहाकर यहां इस खंडर में काल केतु के पास आई थी। संध्या और सपना अभी उस खंडर से निकलकर उस तालाब के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से
सपना का दाहिना पैर किसी चीज के ऊपर पड़ गया। सपना का पैर उस चीज पर पड़ते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक पल के लिए कांप गया हो। सपना जिस वशीकरण मंत्र के पास में फंसी हुई थी, अचानक से वो उस भ्रम से बाहर निकल चुकी थी। सपना अपने आप को उस तालाब के पास पाकर अचंभित होकर डरने लगी। उनके होश उड़ने लगे थे। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर यहाँ कैसे पहुंची। अचानक से उसकी नजर सामने जा रही संध्या के ऊपर गई। संध्या को भी वहां देखकर तो उसके पैरों तले जमीन गायब हो चुकी थी। उसने डरते हुए आवाज दी, संध्या, संध्या। लेकिन संध्या कहां से सुनने वाली थी। वो तो अब तक भी उसी काल केतु के वशीकरण के मंत्र पास में जकड़ी हुई थी। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। आगे की कथा सुनने के लिए देववाणी चैनल के साथ बने रहे मित्रों। कथाओं को लाइक करें जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।